नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पांडे आप लोगों को ब्राइट पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे ही होंगे और आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। यदि कोई बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन भी दबा दें। और एक इम्पोर्टेंट बात आप लोग को बता दूं कि डेली 10 क्लास का डेली शाम 7:15 में लाइव क्लास चलता है, तो आप सभी वहां पर लाइव क्लास से जुड़कर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है बाबू, तो चलिए हम आज लेकर आए हैं 10th क्लास का साइंस का यानी विज्ञान का सेट नंबर 2 और सेट नंबर 1 को हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। तो सारे बच्चे जो बच्चे नहीं देखे हैं तो सेट 1 जाकर देख सकते हैं। तो आइए सेट 2 का हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर एक है, बोल रहा है कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो संबंध बताएं। ठीक है, बोल रहा है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो उनके बीच के संबंध क्या होता है। तो हम लोग अभी जानते हैं सारे बच्चे की f बराबर क्या होता है, r/2। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, तो f बराबर r/2। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। चलिए क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक। ठीक है क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि वाहनों के पश्च दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पश्च दृश्य यानी जो वाहन है उसको पश्च यानी पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है बाबू, क्यों किया जाता है, ये छोटा प्रतिबिंब और दूर की प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं करते हैं। ठीक है, जल को करते हैं, कांच को करते हैं, प्लास्टिक को करते हैं, लेकिन मिट्टी को हम लोग लेंस बनाने के लिए प्रयोग में नहीं लाते हैं। ठीक है बाबू, चलिए तो 5 का ऑप्शन नंबर डी क्लियर है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। ठीक है बाबू, चलिए ऑप्शन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि f का मान 12 सेंटीमीटर तब r का मान क्या होगा। देखो बाबू, यहाँ पर f का मान दिया हुआ है, यानी f बराबर कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। r बराबर पूछा है, फॉर्मूला क्या होता है, f बराबर r/2। चलिए f का तो निकाल लीजिए, f बराबर r का मान कितना है, r तो निकालना है। चलिए f दिया हुआ है 12 बराबर r/2। यदि तिरछी गुना कर देंगे तो r बराबर कितना आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर। r बराबर कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए, 7 का ऑप्शन नंबर ए क्लियर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वाहन के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीप में यानी आगे जो है उसमें किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्लियर है, 8 नंबर क्लियर है। चलिए 9 नंबर पर आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अवतल लेंस
अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। अवतल लेंस के सामने यदि हम किसी वस्तु को रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी व सीधा, वास्तविक एवं सीधा, काल्पनिक एवं उल्टा और वास्तविक एवं उल्टा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक एवं सीधा। अवतल लेंस के सामने कोई वस्तु रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं सीधा बनेगा। क्लियर है? चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि डायप्टर मात्रक है। डायप्टर मात्रक है, किसका मात्रक है? डायप्टर। फोकस की दूरी का? नहीं, इसका मात्रक नहीं है। आवर्धन का? नहीं। विभेदन क्षमता का? नहीं। लेंस की शक्ति का? हाँ, लेंस की शक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं? डायप्टर बोलते हैं, जिसे हम लोग डी से भी सूचित करते हैं। ठीक है, तो डायप्टर किसका मात्रक है? तो लेंस की शक्ति का। क्लियर है? क्लियर है? चलिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा? देख लीजिए, 2D बोल दिया है, 2D क्षमता दिया है, यानी P बराबर कितना दिया है? 2D। ठीक है, और पूछ दिया है फोकसांतर क्या होगा। ठीक है, तो कभी भी हम बता दें कि P बराबर 1/f होता है, तो F क्या आता है? मीटर में आता है। लेकिन ऑप्शन में कहीं पर हम लोग को मीटर में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है बाबू, तो चलिए P बराबर कितना दिया हुआ है? 2 बराबर 1/f। ठीक है, तो FM कर रहे हैं, मतलब एक F मीटर में, तो 1/2 आ रहा है। यदि हम इसको 1/2 आ गया, तो यदि हम लोग इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100/2 कटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चे को? चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं, कर्निया कहते हैं, पुतली कहते हैं, या परितारिका कहते हैं? तो बताइए, आंख के रंगीन भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो आइरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? क्लियर है? चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कहलाता है। मानव नेत्र, जैसे किसी मानव का नेत्र है, तो हम लोग का जो नेत्र है उसके किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? नेत्र के किस भाग पर किसी चीज का हम लोग का प्रतिबिंब बनता है? जब हमारे आंख पर किसी चीज का प्रतिबिंब बनता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल। ठीक है, दृष्टि पटल। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है? तो विस्थापन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, विस्थापन। ठीक है, चलिए आते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि Na2O प्लस H2O, तो NaNOH नहीं। 4Al प्लस 2O2, 2Al2O3 गलत। 2Cu प्लस O2 Cu, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी Zn प्लस CuSO4, यहाँ पर हो गया ZnSO4 प्लस Cu, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा। 15 का ऑप्शन डी। क्लियर है? 15 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है? जो यहाँ पर पदार्थ दिया गया है, देखिए ये चीज दिया गया है। अब इस समीकरण में पूछ रहा है कि किन किन पदार्थों का उपचयन तथा अपचयन हो रहा है। तो देखिए इसमें Cu का उपचयन हो रहा है और PbO का
उप अपचयन हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, बी हम लोग का ऑप्शन नंबर होगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 17 नंबर बोल रहा है, 17 नंबर बोल रहा है कि विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है। विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो उपचयन अभिक्रिया के कारण। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चूने से सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर उष्मा निकलती है, तो इनमें से कौन सी अभिक्रिया होती है? यदि देख लीजिएगा आप लोग अपने नजदीकी में कि जहां पर चूना से जो सफेदी किया जाता है, यानी घर द्वार का जो पेंट किया जाता है, तो जब चूने को डालकर उसमें पानी डालते हैं तो देखिएगा कि धुआं निकलता है, मतलब उसमें से कुछ उष्मा निकलता है। ठीक है, तो उस उष्मा निकलती है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है? उस उष्मा को निकलना हम लोग कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उष्मा क्षेपी संयोजन, उष्मा क्षेपी संयोजन। ठीक है, क्लियर है। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? उष्मा क्षेपी संयोजन अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, 19 नंबर बोल रहा है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग धूसर हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? कौन सी अभिक्रिया हो रही है? तो विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। 19 का सी, विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है बाबू कि निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मिथाइल ऑरेंज, फिनाल्फथैलीन या लिटमस या मिथाइल रेड? कौन सा है कि जो प्राकृतिक सूचक है? निम्नलिखित में कौन सा है जो प्राकृतिक सूचक है? तो इसमें से लिटमस होगा। लिटमस क्या है? प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, क्लियर है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। 21 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं हो जाएगा? ठीक है, जो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन देखिए आप लोग ध्यान से, इस ऑप्शन में से किस पदार्थ में लिटमस पत्र डालने पर वह लाल नहीं होगा? ठीक है, तो क्या होगा? HCl नहीं होगा, HNO3 नहीं होगा, CH3COOH नहीं होगा, C6H12O6। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्लियर है। क्लियर है। 21 नंबर का डी, 21 का डी। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिए गए किस लवण में क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? दिया गया है जो लवण निम्नलिखित में, देख लीजिए ऑप्शन में कि जो लवण दिया गया है इसमें से जल किस में मौजूद है? NaCl में नहीं, NaCO3 में नहीं, CuSO4 5H2O में, इसमें जल मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अग्निशामक यंत्र में किस लवण का प्रयोग किया जाता है? अग्निशामक यंत्र में, अग्निशामक यंत्र जो होता है उसमें हम लोग किस लवण का उपयोग करते हैं? तो NaHCO3, NaHCO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, 23 का ए, 23 का ए। सारे बच्चे को क्लियर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है क्योंकि उसमें H+ आयन उपस्थित नहीं रहते हैं। क्लियर है। H+ आयन उपस्थित नहीं होने के कारण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है जल के उपस्थिति में। ठीक है, ठीक है बाबू। चलिए
25 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि पदार्थ ए बी सी डी का पीएच मान, मान लीजिए जैसे ये ए का पीएच मान 2 दिया है, बी का पीएच मान 7, सी का पीएच मान 10, डी का पीएच मान 14 है। तो यह पदार्थ में कौन अम्ल है? तो अम्ल क्या होता है? 7 से कम, 7 से कम, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वो क्या होता है? 7 से अधिक वाले अम्ल होते हैं, क्षारीय हो जाते हैं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए, 25 का ए। क्लियर है? क्लियर है? 25 का ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, इस चित्र में कौन अभिक्रिया हो रही है? ध्यान से देखिए इस चित्र को और बताइए कि कौन सी अभिक्रिया हो रही है। संयोजन, वियोजन, विस्थापन, कौन सी अभिक्रिया हो रही है? फटाफट बताइए। देखिए 26 नंबर, ये चित्र को ध्यान से देख लीजिए और इसमें कौन सी अभिक्रिया हो रही है? वियोजन। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 26 नंबर में ए होगा, संयोजन। ठीक है, ए होगा, ए होगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होता है? ठीक है, ये बोल रहा है कि शरीर से उत्पन्न हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया किस जैव प्रक्रम में होती है? तो उत्सर्जन में, उत्सर्जन में होती है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी, 27 का सी। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल। ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? उसका क्या होगा? जल। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, 29 नंबर, कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? प्राणी समभोजी पोषण, प्राणी समभोजी पोषण। तो 29 का क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? तो क्या किस प्रकार का पोषण होता है बाबू? प्राणी समभोजी पोषण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रहा है, तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और 7-15 में 10th क्लास का लाइव चलता है डेली शाम में, तो आप लोग लाइव क्लास लेना नहीं भूलें। ठीक है बाबू, चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? काइलिन। काइलिन। ऑप्शन नंबर ए, लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? काइलिन। ठीक है बाबू, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? ठीक है, श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य में होता है। 31 का क्या होगा? ए, कोशिका द्रव्य। 31 का क्या होगा? कोशिका द्रव्य। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में जल तथा खनिज लवण का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में खनिज लवण तथा संवहन किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा होता है। क्लियर है? क्लियर है बाबू? चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं कि किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सा प्रक्रिया आवश्यक है?
किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया वो आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनन की प्रक्रिया आवश्यक है। किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसको कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो जनन की प्रक्रिया उसे आवश्यक है। क्लियर है? चलिए 34 नंबर क्वेश्चन दिया है। 34 नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? दिया गया चित्र किस प्रकार के जनन को दर्शाता है? पहले ध्यान दीजिए कि ये चित्र एक दिया गया है, इसमें किस प्रकार के जनन को दर्शाया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा? पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन प्रक्रिया इसमें दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन पर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? परागकण। ऑप्शन नंबर बी, 35 का ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि भ्रूण को मां के गर्भाशय की किस भाग से पोषण मिलता है? भ्रूण को मां के गर्भाशय के किस भाग से पोषण मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या होता है कि भ्रूण को मां के गर्भाशय की भाग से क्या मिलता है? पोषण मिलता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ें। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पर आइए। 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? एक उत्तम ऊर्जा के स्रोत की क्या विशेषता है? तो वो क्या है कि प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे, वह तेजी से जलता हो, या उसमें स्वयं आग लग जाए, या वह महंगा हो। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। ठीक है, प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। 37 का क्या होगा? सी। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? पवन ऊर्जा के उपयोग करने के लिए पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 किलोमीटर प्रति घंटा की पवन की चाल होनी चाहिए पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए। ठीक है बाबू, क्लियर है? 38 नंबर। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा समाप्य ऊर्जा स्रोत है? जो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है, जो उसमें से देखिए कि कौन सा ऊर्जा समाप्य हो सकता है, समाप्त हो सकता है। सौर ऊर्जा, कोयला, नाभिकीय ऊर्जा, या ज्वारीय ऊर्जा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, कोयला। अभी आप लोग सुने होंगे कि कोयला दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है, इसका यूज ज्यादा बढ़ गया तो कम हो गया है। ठीक है, चलिए 39 का क्या हो गया? बी। समाप्य ऊर्जा कौन है निम्नलिखित में से? तो कोयला। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पराग कोश में होता है। पराग कोश में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, परागकण। पराग कोश में क्या होता है? परागकण। तो आज के लिए बस इतना ही। सेट नंबर 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो कैसे लगी पढ़ाई? आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि पढ़ाई कैसी लगी। ठीक है बाबू। और एक इंपॉर्टेंट बात कि 7:15 PM में 10th क्लास का डेली लाइव होता है, तो आप लोग उस क्लास को लेना नहीं भूलें। और 9th क्लास का डेली 6:05 में लाइव क्लास चलता है, तो उस क्लास को भी लेना नहीं भूलें। ठीक है बाबू। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।